नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। हाजिर उस वक्त 24 की खबर लेकर आपके दरमियान तमाम अहम खबरों पर नजर डालेंगे जो आइंदा चुनाव में और उसके अलावा सियासी तौर पर काफी अहमियत रखती है। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया और कहा, मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि केंद्र में 10 साल तक आपकी सरकार थी, आप जनजातीय मंत्रालय को कितने रुपए देते थे। ये तमाम बातें एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कही और उनकी इस बात के बाद अब सियासी मायनों पर तस्करा होने लगा है छत्तीसगढ़ में। अपने संबोधन में तमाम बातें भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को। एससी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर। तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस बार हमें छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी। पहली दिवाली त्योहार की, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, और तीसरी दिवाली जब अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी दिवाली मनाई जाएगी। अपने संबोधन में ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, और चुनावी माहौल में इन तमाम बयानबाजियों के बाद अब वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दिवाली मनाई जाएंगी। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे अमित शाह। चुनावी मौसम है और ऐसे में जनसभाओं का और बयानबाजियों का दौर लगातार जारी। वहीं तेलंगाना के पेदापल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने उसको यानी कि अडानी को लाखों करोड़ रुपए दिया हुआ है। बैंक से लोन लेता है तो उसका कर्जा माफ हो जाता है। आपके मुख्यमंत्री का परिवार लोन लेता है तो उसका कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन तेलंगाना का किसान लोन लेगा तो उसका कर्जा कभी माफ नहीं होगा। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि किसके पास है हिंदुस्तान का धन है, इसलिए हम जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने उसको दिया है। एयरपोर्ट दिए हैं, पोर्ट दिए हैं, सड़कें दिए हैं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ा रखा है। धन का, चावल का, इन सब चीजों का दाम वो डिसाइड करता है। उसके पास स्टोरेज है, बैंक से लोन लेता है, उसका कर्जा माफ हो जाता है। आपके चीफ मिनिस्टर के परिवार के लोग लोन लेते हैं, एकदम माफ हो जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनावों के चलते 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस करती। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री के पीछे ईडी और सीबीआई क्यों नहीं लगी। मैं बीजेपी से लड़ता हूं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर मैं हमेशा उससे बहस करता हूं। देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस करती है। आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर के पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं लगी? मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसा बयान दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि एक बार एक महिला ने मुझसे कहा था कि भगवान की इच्छा है कि आप 4थी बार मुख्यमंत्री बने। मैंने उनसे कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत का यह बयान अब सुर्खियों में, सुनते उन्होंने क्या। तो उसने कहा, साहब भगवान करे आप
वहां पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। सभी पार्टियां लोगों के बीच जाकर लोगों से मिल रही हैं। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट के साथ सत्ता संघर्ष पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम सब एकजुट हैं। मैंने किसी भी एक उम्मीदवार का विरोध नहीं किया। बता दें आपको कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। और अब जबकि राजस्थान में चुनावी माहौल है, वोट डलने वाले हैं अगले महीने, तब इन दोनों की बयानबाजियां और ज्यादा मायने रख रही हैं सियासी गलियारों। सब एकजुट है, हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको? एक टिकट में भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उसे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमें कितनी। राजस्थान चुनाव के चलते बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच गए। इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि संभाग की 37 सीटों पर रथ रवाना हो रहे हैं। इन रथों पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास की जितनी भी योजनाएं इनके माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार जोरों पर है राजस्थान में, और कोई भी पार्टी किसी भी तरह से कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि वोटर्स के दिल में जगह बना पाए। संभाग की 33 सीटों पर ये 33 रथ आज रवाना हो रहे हैं। इन रथों के अंदर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने देश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए और नौजवानों को नए अवसर दिखाने के लिए वहीं इंदौर पहुंचे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर, और यही स्थिति तेलंगाना में भी होगी। सभी 5 राज्यों में भाजपा जीतेगी। जो नेता जड़ों से जुड़े होते हैं वो राज्य की जनता को समझते हैं। तो एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी में बढ़ने के लिए मौका मिलता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव के मैदान हो या संगठन के मौका हो, युवाओं को सिर्फ भारतीय जनता युवा मोर्चा में पार्टी में आपको मौका मिलता है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। चुनाव में जो प्रत्याशी होगा वो किसी भी हो, वो अपने पार्टी का है और युवा मोर्चा का जिम्मेदारी उनको जिताना है। चुनाव में प्रत्याशी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के लिए कमल की निशान होता है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयार दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उनका कहना है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, जहां बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में चमत्कार किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, पिछड़ा प्रदेश बनाया था, बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 7 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे कहते हुए गर्व है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से जुटी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। दोनों पार्टियों में चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। इसी बीच भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए 40
स्टार प्रचारकों के नाम तय कर दिए। बता दें कि भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए 40 स्टार प्रचारक तय किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इनके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रदेश से गुरु बालदास समेत 11 नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। वहीं 10 सांसदों में से 4 लिए गए हैं इस लिस्ट में, जो पार्टी के लिए राज्य में चुनाव का प्रचार करेंगे। और छत्तीसगढ़ में अब पूरी तरह से चुनावी माहौल नजर आ रहा है, जिसके चलते नेताओं में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हेमंत बिस्व शर्मा वही शख्स है जिसके खिलाफ भाजपा पानी पी पी कर जांच करती थी। जब से वो भाजपा में शामिल हुए, उनके खिलाफ जांच रुक गई। ये वही व्यक्ति हैं जिसके खिलाफ ये लोग पानी पी पी के आलोचना करते थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके खिलाफ जांच बंद हो गई या रुक गई है। और दूसरा सवाल ये है कि किसान संपदा योजना के तहत क्या नौगांव डिस्ट्रिक्ट में इसकी पत्नी के नाम से जो कंपनी है उसको 10 करोड़ रुपया दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर राजद सांसद मनोज झा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ये एक मानवीय संकट है और वो इसका घरेलू फायदा उठाना चाहते हैं। आप एक बार रिविजिट कीजिए कि फिलिस्तीन को लेकर देश का क्या नजरिया रहा है। तो अब इन बयानबाजियों को लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए। एक बार रिविजिट करिए फिलिस्तीन को लेकर के देश का क्या नजरिया रहा है। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है फिलिस्तीन के लिए, उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे हर तरह की मानवीय संवेदना है। हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि असम के सीएम जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। उन्हें पहले इतिहास पढ़ना होगा और समझना होगा। वो बीजेपी में है तो उन्हें फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है उसके बारे में जानना चाहिए। तो लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है जब से हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया। ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। टेररिज्म, अपने विरोधियों को खत्म करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। देखिए, सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने देश में चुनावी माहौल है और इसी बीच इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इजराइल और हमास के संघर्ष पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ थी और है। इजराइल और फिलिस्तीन में आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं। तो अब इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर भी बयानों का दौर लगातार जारी। मुझे सिर्फ इतना कहना है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ थी, और इजराइल जिस तरीके से आतंकवाद के नाम पर फिलिस्तीन में निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं। जिस तरह अस्पताल में धमाका हुआ वो दुखी करने वाला है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी चरम पर है।
इस बीच अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इजराइल हमास युद्ध पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुझे उनके बयान पर ऐतराज है। किसी देश की विदेश नीति सरकार की तरफ से निर्धारित की जाती है और इसी आधार पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। राय शरद पवार जी की अलग हो, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने बयान दिया है उसकी निश्चित रूप से निंदा होनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति पर यह देश कभी बंटवारे के लिए नहीं तैयार रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के भूपालपल्ली में बीआरएस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान जातीय सर्वे की मांग को दोहराते हुए भाजपा और बीआरएस सरकार पर इस मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। अब राहुल पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल को समझना चाहिए कि कौन किसकी बी टीम। मनमोहन सिंह सरकार में केसीआर मिनिस्टर थे, राजशेखर रेड्डी जी का सरकार में बीआरएस का एमएलए सत्ता में थे। कौन किसका बी टीम है? अभी अभी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी को केसीआर स्वागत करके हैदराबाद में पूरा जिम्मेदारी लेकर प्रचार किया है। कौन किसका बी टीम है? राहुल गांधी, आपको दम है, आपको वास्तव मालूम है तो देश में इन दिनों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रबी की 6 फसलों पर केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी बढ़ाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सोलर प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्र सरकार का आभार जताते हुए नजर आए। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसले हैं। किसानों को एमएसपी के अंदर जो वृद्धि किया वो तो है ही है, क्योंकि वो एनुअल एक रूटीन में भी होता है और हर बार किसानों के बारे में केंद्र सरकार सोचती है। एक विशेष बात जो की गई है कि डेडिकेटेड लाइन जो सोलर लाइट को लद्दाख से लेकर के और वो हरियाणा तक कैथल तक आएगी। 20,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार ने कैबिनेट में पास किया। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार सोचा कि हमारी स्टेट्स के अंदर बिजली को किस प्रकार से आपूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और सांसदों की तर्ज पर बीजेपी विधायक भी अब जनसंवाद के कार्यक्रम करेंगे। एक विधायक को अपनी विधानसभा छोड़कर बाकी आसपास के दूसरे जिलों और विधानसभाओं में जनसंवाद करने को कहा गया है। एक विधायक में कम से कम 5 जनसंवाद कार्यक्रम करने होंगे। कोई भी विधायक अपनी सुविधा के मुताबिक इससे भी ज्यादा जनसंवाद के कार्यक्रम कर सकता है। तो बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है कि किस तरह से अपने नेताओं को अपने जनप्रतिनिधियों के बीच इस जनसंवाद कार्यक्रम को मशहूर करना। निश्चित रूप से जनसंवाद के कार्यक्रम में सभी नेता हर गांव में जाएं। हमारे लगभग 6,500 गाँव में हमने प्लान किया है कि आने वाले समय में हर गाँव में कोई न कोई हमारे जाए, मंत्री जाए, सांसद जाए, विधायक जाए। मैं स्वयं भी जा रहा हूँ, इसलिए इन सब गाँवों को हम कवर करेंगे और जनता के जो लोगों की जो समस्याएं हैं, उनकी डिमांड्स हैं, वो उनके पास आती है और उसको बहुत एक इस बीच आपको बता दें कि खबरें अभी तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, मैं अभी निर्दलीय हूं और मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। अगर बीजेपी मुझे लोकसभा चुनाव लड़वाएगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। सिरसा रिजर्व सीट है, लेकिन मेरी पसंद हिसार है। अगर मुझे बीजेपी हिसार से चुनाव लड़वाएगी तो मैं जरूर लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं हिसार से लड़ूं भी तो मैं जीतूंगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट रह के मैं चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। अगर कोई ऐसी स्टेज आई कहीं बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई चर्चा हुआ, कुछ कहा गया, तो फिर मैं इस पर सीरियसली सोचूंगा। मेरा बीजेपी से बड़ा कंफर्ट लेवल ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं जब ज्वाइन करा उससे भी ज़्यादा हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अभी कोई ऐसा
जब खुशी जाएगी तब सोचेंगे। एसवाईएल को लेकर भी कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बात की। उन्होंने कहा कि पानी नेशनल प्रॉपर्टी है, पंजाब मना नहीं कर सकता। एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। पंजाब को हर हाल में हरियाणा को पानी देना होगा। मेरा ये मानना है कि पंजाब शायद भाईचारा में इस बात को सुन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उनके एडवोकेट जनरल हैं, उनके लॉ एडवाइजर हैं, उन्हें समझाएंगे तो करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है पंजाब मान जाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर कीमत पे लागू होगा, पानी आएगा। नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला थोड़ा करेगा। पानी तो है, पानी अपना जरूरत का इस्तेमाल करे। फालतू पानी पाकिस्तान में जा रहा है, बिना बात का बर्बाद हो रहा है। कितना ही पानी एग्रीमेंट में हमें पाकिस्तान को भी देना पड़ रहा है। पानी है तभी तो फैसला हुआ है। पानी देगा, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। पंजाब को देखना है अपना कितने से करें। मेरा ये मानना है कि पंजाब शायद भाईचारा में इस बात को सुन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उनके एडवोकेट जनरल है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। सभी पार्टी अपनी जीत का दावा ठोक गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। बता दें कि कुलदीप राठौर को मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाया गया। अधिकतर जगह पे जो भी मेरी रिपोर्ट थी उस पे अमल हो, और जो मैंने जमीनी स्तर पे वहाँ परिस्थितियाँ देखी हैं वो कांग्रेस पार्टी का नहीं। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी, लेकिन दल बदल की वजह से वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और भाजपा जो है काबिज है। लेकिन भाजपा का जो प्रशासन वहाँ रहा है उससे जनता परेशान है, नाराज, और परिवर्तन की जो लहर है वो स्पष्ट तौर पे मुझे मध्य प्रदेश में नजर आई है। ये पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में। कहते हैं कि सियासत में हर चाल के मायने होते हैं, फिर वो चाल चाहे छोटी हो या फिर बड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। उठापटक की शुरुआत भले ही छोटी है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए वक्त रहते उम्मीदवारों का चयन हो जाना चाहिए। ऐसे चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मेरा भी यही मानना है कि जितनी जल्दी हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं उतना फायदा हमें जो है चुनाव में होगा, क्योंकि ये बात सही है। बड़ा विषम जो है हमारी भौगोलिक स्थिति है, तो पार्टी के सभी नेताओं को मिल बैठ के आपस में बात करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हम फैसला करेंगे तो पार्टी के हक। मेरा भी यही मानना है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाते हुए एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था, वहीं अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उसमें दरार आती नजर आ रही। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीटें नहीं छोड़ी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया था। इसके जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का बीते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने बताया कि कांग्रेसी नेताओं ने रात के 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया और आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी के लिए 6 सीटों पर विचार किया जाएगा। जब सीटें घोषित हुई तो समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं रखी गई। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट का निमंत्रण किया। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान,
सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से। इन तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए अब बने रहें खबरें भी तक के साथ।